एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें दो फ्रेंड्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं। पहला कहता है तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के बीच कुछ हुआ है क्या? क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए, हुआ है क्या। तो हम क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन है पहले ये समझते हैं। यस नो टाइप का क्वेश्चन है। आंसर कैसा आएगा? हाँ हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यस नो टाइप का क्वेश्चन हुआ। पास्ट की बात कर रहा है कि पहले कुछ हुआ था क्या, तो हम किससे शुरू करेंगे? डिड से। डिड समथिंग हैपन बिटवीन यू एंड योर नेबर। देखिए, डिड समथिंग हैपन, कुछ हुआ था क्या बिटवीन यू एंड योर नेबर। बिटवीन का मतलब के बीच में, और किसके बीच में वो हमने बताया, यू एंड योर नेबर। नेबर का मतलब पड़ोसी। सो डिड समथिंग हैपन बिटवीन यू एंड योर नेबर, क्वेश्चन पूछा गया है। अब आंसर आता है, मतलब क्या है तुम्हारा, मैं कुछ समझा नहीं। जब हम कहते हैं कि तुमने क्या कहा है, वो हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या कहते हैं? वॉट डू यू मीन? आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। बहुत ही सिंपल है, समझने की जरूरत है। वॉट डू यू मीन, मीन का मतलब होता है मतलब। वॉट डू यू मीन मतलब तुम्हारा क्या मतलब है। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा, एनीथिंग यानी कुछ भी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। देखिए, कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि आई डोंट अंडरस्टैंड बोलना है, आई डिडंट अंडरस्टैंड बोलना है, या आई कुड नॉट अंडरस्टैंड बोलना है। मैं आपको समझाती हूँ, इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मान लीजिए आप कह रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, इसका मतलब आप वर्तमान की बात कर रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ये बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अभी प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं कि मुझे डिफिकल्टी हो रही है समझने में। नेक्स्ट चलते हैं, आई डिडंट अंडरस्टैंड। ये पास्ट का सेंटेंस हो गया क्योंकि डिड का यूज आ गया। ये क्या बताता है कि पास्ट में किसी पॉइंट पर हमें कुछ चीज समझ नहीं आई जो किसी ने बताई, या कोई है जो हमारे सामने आई। तो ये पास्ट की बात होगी। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं कुछ समझा नहीं, मतलब वही है, पर ये पास्ट का सेंटेंस है, समझने की बात है। अब देखिए, मान लीजिए आप कहते हैं आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो आप ये कह रहे हैं, इनेबिलिटी को बता रहे हैं कि मुझे समझने में दिक्कत हुई, मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं सका। तीनों चीजें यूज की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। समझने की बात है कि कोई वर्तमान की बात कर रहा है, कोई पास्ट की बात कर रहा है, और कोई ये बता रहा है कि मैं समझ ही नहीं पाया, डिफिकल्टी हुई, मेरी इनेबिलिटी है, मतलब मैं असमर्थ हूं समझने में, तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। ये छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। और फ्रेंड कहता है, मेरा मतलब है कि मैंने कभी तुम लोगों को बात करते हुए नहीं देखा है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई मीन आई हैव नेवर सीन यू गाइस टॉकिंग टू ईच अदर। मैंने अभी आपको बताया था, मीन का मतलब होता है मतलब। आई मीन मेरा मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है। नेवर का मतलब कभी नहीं। आई हैव सीन यानी मैंने देखा है। अब हम कह रहे हैं नेवर लगा दिया हमने, तो मैंने कभी नहीं देखा है। यू गाइस टॉकिंग, तुम लोगों को बात करते हुए, गाइज यानी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम लोगों को बात करते हुए, टू ईच अदर एक दूसरे से। जब दो लोगों की बात की जाती है तो ईच अदर का यूज किया जाता है कि एक दूसरे से बात करते हुए नहीं देखा है। सो कंप्लीट सेंटेंस बनता है, आई मीन आई हैव नेवर सीन यू गाइस टॉकिंग टू ईच अदर। नेक्स्ट, अ फ्रेंड कहता है उन्होंने उनके पोते का जो मुंडन समारोह था ना, उसमें भी तुम्हें नहीं बुलाया था। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? दे डिड नॉट इवन इनवाइट यू टू देयर ग्रैंडसन्स टॉन्शर सेरेमनी। दे डिड नॉट इवन इनवाइट, इनवाइट मतलब बुलाना। कोई इवेंट है, कोई आपके यहाँ फंक्शन है, अगर आप उसमें किसी को बुलाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। सो दे डिड नॉट, अब यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया था। कहाँ? टू देयर ग्रैंडसन्स टॉन्शर सेरेमनी। देयर यानी उनके, ग्रैंडसन्स यानी पोते के, टॉन्शर सेरेमनी यानी मुंडन समारोह में। टॉन्शर यानी होता है बालों को जब फर्स्ट टाइम बच्चे के हटाया जाता है सर से, उसे मुंडन समारोह कहा जाता है। डिड नॉट को आप यहाँ डिंट भी बोल सकते हैं, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, दे डिडंट इवन इनवाइट यू टू देयर ग्रैंडसन्स टॉन्शर सेरेमनी। अब फ्रेंड कहता है, अब मुझे क्या पता या मैं क्या जानूं कि उनको हमसे क्या समस्या है, शायद उन्हें हम पसंद ना हो। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? नाउ हाउ वुड आई नो व्हाट इज देयर प्रॉब्लम विद अस, परहैप्स दे डोंट लाइक अस। बहुत इजी है, देखिए समझाने की कोशिश करती हूँ। नाउ यानी अब, हाउ वुड आई नो, इसका मीनिंग मैं अभी आपको समझाऊंगी। व्हाट इज देयर प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी समस्या क्या है, किसके साथ? विद अस, हमारे साथ। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद, मे बी, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं आप, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। दे डोंट लाइक अस, दे यानी वो, डोंट लाइक यानी पसंद नहीं करते, अस यानी हमें, वो हमें पसंद नहीं करते। अब देखिए, हाउ वुड आई नो का क्या मतलब होता है। मान लीजिए आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा,
आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, तो आप कहते हैं मुझे क्या पता, मैं कैसे जानूंगा इस बारे में। तो आप यूज करते हैं हाउ वुड आई नो, मुझे क्या पता, मैं कैसे जानता हूँ। अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। किसी ने पूछा व्हाट टाइम डज द स्टोर क्लोज, स्टोर जो है वो किस समय बंद होता है। अब आपने जवाब कैसे दिया, हाउ वुड आई नो, आई डोंट वर्क देयर, मैं काम नहीं करता वहां, मुझे कैसे पता, मुझे कैसे पता होगा। इस तरीके का जब एक्सप्रेशन आपको एक्सप्रेस करना हो तो आप कहेंगे हाउ वुड आई नो। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया, नाउ हाउ वुड आई नो व्हाट इज देयर प्रॉब्लम विद अस, परहैप्स दे डोंट लाइक अस। नेक्स्ट देखते हैं, मैं अपने दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ नहीं लेता हूँ। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई डोंट बर्डन माई माइंड दैट मच, आई डोंट बर्डन, बर्डन का क्या मतलब होता है, बोझ, ठीक है। आई डोंट बर्डन माई माइंड, मैं मेरे दिमाग पर इतना बोझ नहीं डालता हूँ, इसका मतलब ये है। दैट मच यानी उतना, क्वांटिटी की बात करें कि उतना मैं बोझ नहीं लेता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं ज्यादा लोड नहीं लेता हूँ किसी की कोई बात का, अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं डालता, या मैं इतना ज्यादा सोचता नहीं। तो आप क्या कह सकते हैं, एक और तरीका है, आई डोंट थिंक दैट मच, मतलब मैं इतना ज्यादा नहीं सोचता हूँ। थिंक यानी सोचना, आई डोंट थिंक यानी मैं नहीं सोचता, दैट मच यानी उतना। आप दोनों सेंटेंसेस में कुछ भी बोल सकते हैं। अब फ्रेंड कहता है जो भी मुझसे बात करना चाहता है वो मुझसे बात कर सकता है, और जो नहीं चाहता वो मुझसे दूर रह सकता है। इंग्लिश में वो क्या कहेगा, whoever wants to talk to me can talk to me and who doesn't can stay away from me। सिंपल है, मतलब सिंपल फिलोसफी बता रहा है उसकी क्या सोच है। whoever, who और ever का कॉम्बिनेशन, मतलब जो कोई भी, जो भी, wants to talk to me, जो भी चाहता है मुझसे बात करना, वर्तमान की बात कर रहे हैं। देखिए, हु एवर वॉन्ट्स टू टॉक टू मी, कैन टॉक टू मी, कर सकता है मुझसे बात, ठीक है। कैन यानी कर सकना, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। कैन टॉक टू मी, एंड हु डजंट, और जो नहीं चाहता, यहाँ हु क्वेश्चन वर्ड नहीं है, बीच में आया है, इसका मतलब जो। हु डजंट, जो नहीं चाहता, कैन स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रह सकता है। whoever wants to talk to me can talk to me and who doesn't can stay away from me। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इस सेंटेंस को समझिए, बहुत ही इजी है, बट बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आपको जब ये ट्रिक समझ आ जाती है ना कि सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझना है, इजी हो जाता है बहुत। नेक्स्ट देखिए, वैसे भी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना टाइम किसके पास है कि इतना सब सोचें। तो इंग्लिश में हम कहेंगे एनीवे इन टुडेज बिजी लाइफ हु हैज टाइम टू थिंक अबाउट ऑल दिस। एनीवे मतलब वैसे भी, इन टुडेज बिजी लाइफ, पहले समझिए टुडेज, टुडे है, अपॉस्ट्रोफी है, फिर एस है, मतलब आज की, ठीक है। राम्स, राम की, इस तरीके से बोला जाता है। इन टुडेज मतलब आज की, बिजी लाइफ व्यस्त जिंदगी में, हु हैज टाइम, किसके पास समय है, कौन है जिसके पास टाइम है, टू थिंक अबाउट, के बारे में सोचने का, अबाउट यानी के बारे में, ऑल दिस, इन सब के बारे में सोचने का टाइम किसके पास है। अब फ्रेंड एक्सप्लेन करता है, थोड़ी बहुत कहासुनी हुई थी हमारे बीच में जब हमारा घर बन रहा था, तब पानी की नाली कहाँ से निकलेगी इसे लेकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, वी हैड अ लिटिल आर्ग्यूमेंट बिटवीन अस व्हेन आवर हाउस वाज बीइंग बिल्ट। ही वॉज अनहैप्पी एज द वाटर ड्रेन वॉज पासिंग इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। समझ लेते हैं, वी हैड अ लिटिल आर्ग्यूमेंट, लिटिल आर्ग्यूमेंट मतलब बातों बातों में होने वाली जो थोड़ी सी लड़ाई होती है ना, छोटी मोटी लड़ाई, कहा सुनी जिसे कहा जाता है, तुमने कुछ कहा मैंने कुछ सुना, इस तरीके की वाली लड़ाई आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। अ लिटिल लगाया मतलब छोटा सा आर्ग्यूमेंट, वी हैड यानी हमारे बीच में हुआ था। अब यहाँ कह रहे हैं बिटवीन अस, मतलब हमारे बीच में थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई थी। व्हेन, अब कब हुई थी उसका जवाब है व्हेन से। व्हेन यानी जब, आर हाउस यानी हमारा घर, वॉज बीइंग बिल्ट बनाया जा रहा था। देखिए पास्ट का सेंटेंस है, अब इसमें हम कह रहे हैं वॉज बीइंग बिल्ट, बनाया जा रहा था, मतलब बना नहीं था कंप्लीटली, बनाया जा रहा था, प्रोसेस चालू था। ही वॉज अनहैप्पी, अनहैप्पी यानी नाराज था, ना खुश था। एज, अब क्यों था, उसका जवाब है एज से। एज हो गया क्योंकि द वाटर ड्रेन, जो पानी की नाली थी ना, ड्रेन मतलब नाली, वॉज पासिंग मतलब पास हो रही थी, गुजर रही थी, कहाँ से, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का क्या मतलब होता है, प्रिपोजिशन है, इसका मतलब होता है सामने, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, किसके सामने, उसका जवाब दिया इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस यानी उसके घर के सामने से। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है,
We had a little argument between us when our house was being built. He was unhappy as the water drain was passing in front of his house. Next देखिए क्या कहता है, पर वो तो बहुत छोटी सी बात थी. इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? However, that was a very small matter. देखिए हमने प्रीवियस सेंटेंस बताया, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है. अब उसका जो विरोधाभास है ना, उसका कंट्रास्ट जो है, वो हम सेकंड सेंटेंस में बता रहे हैं कि भाई कहा सुनी तो हुई थी, पर वो तो बहुत छोटी सी बात थी. इसीलिए हमने however का यूज किया है. मतलब है हालांकि, ये बात तो हुई थी फिर भी. तो यहाँ however का मतलब है हालांकि, फिर भी. That was a very small matter. वो क्या था? बहुत छोटा सा इशू था, छोटा सा मैटर था, छोटी सी बात थी. अब फ्रेंड कहता है पर मेरी सोच ऐसी नहीं है, अगले महीने मैंने अपनी बेटी की जॉब लगने की खुशी में पार्टी रखने का सोचा है, मैं उन्हें जरूर इनवाइट करूंगा. इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे देखिए, बट माई पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट. नेक्स्ट मंथ आई एम प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी टू सेलिब्रेट माई डॉटर्स न्यू जॉब. I will definitely send an invitation to them, और you can say I will definitely invite them. अब समझते हैं सेंटेंस को क्योंकि लंबा है. पहला पार्ट देखिए, बट माई पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट. सबसे पहले समझते हैं पर्सपेक्टिव क्या होता है. देखिए किसी भी चीज के बारे में आपके क्या विचार है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका एटीट्यूड क्या रहता है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो आपका पर्सपेक्टिव होता है, सोचने का तरीका. अब हम कह रहे हैं बट माई पर्सपेक्टिव यानी मेरा सोचने का तरीका जो है इज डिफरेंट. कैसा है? अलग है, मेरी सोच ऐसी नहीं है. नेक्स्ट मंथ यानी जो अगला महीना आएगा, नेक्स्ट आने वाला महीना, आई एम प्लानिंग, मैं प्लान कर रहा हूं. किसके लिए? टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी, एक पार्टी मनाने के लिए. ऑर्गेनाइज मतलब मनाना. क्यों है पार्टी? टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करने के लिए. क्या है? माई डॉटर्स न्यू जॉब. डॉटर्स यानी डॉटर की, न्यू जॉब यानी नई नौकरी की जो खुशी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लान कर रहा हूँ. आई विल डेफिनेटली, फ्यूचर टेंस का वाक्य है, बहुत ही सिंपल. आई विल, मैं करूंगा. क्या करूंगा? डेफिनेटली सेंड, मैं जरूर भेजूंगा. एन इनविटेशन, एक इनविटेशन टू देम यानी उनको. या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई विल डेफिनेटली इनवाइट देम, मैं उन्हें जरूर इनवाइट करूंगा. तो हमारी कंप्लीट सेंटेंस है बट माई पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट. Next month, I'm planning to organize a party to celebrate my daughter's new job. I will definitely send an invitation to them. Next, आना या ना आना उनकी मर्जी है, पर मैं बुलाऊंगा जरूर. इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? It is their choice to come or not. I will certainly extend an invitation to them. देखिए, it is, ये है, their choice. their मतलब उनकी, choice यानी इच्छा, तो ये उनकी इच्छा है. क्या इच्छा है? To come, आना, और not, आना या ना आना. ठीक है, इट इज देयर चॉइस टू कम और नॉट. आई विल सर्टनली एक्सटेंड एन इन्विटेशन. देखिए आई विल यानी मैं करूंगा, सर्टनली यानी निश्चित रूप से या जरूर, एक्सटेंड एन इन्विटेशन मतलब मैं उन्हें इन्विटेशन जरूर भेजूंगा, टू देम यानी उनको. सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है इट इज देयर चॉइस टू कम और नॉट, आई विल सर्टनली एक्सटेंड एन इन्विटेशन टू देम. देखिए आई विल इनवाइट देम ये भी कहा जा सकता है, आई विल एक्सटेंड एन इन्विटेशन टू देम ये भी कहा जा सकता है. दोनों सही है, मतलब यही है कि हम उनको इनवाइट जरूर करेंगे. सुनने वाला फ्रेंड जो है वो कहता है तुम्हारे सोचने का तरीका बहुत अच्छा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो कभी भी उन्हें नहीं बुलाता. तो इंग्लिश में हम कहेंगे योर थॉट प्रोसेस इज रियली गुड. इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड नेवर हैव कॉल्ड देम. देखिए योर थॉट प्रोसेस, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस? थॉट प्रोसेस यानी आप कैसे सोचते हैं. जैसे आपका पर्सपेक्टिव है ना, वही थॉट प्रोसेस है, आपका सोचने का तरीका, आपका एटीट्यूड. सो योर थॉट प्रोसेस यानी तुम्हारे सोचने का तरीका इज रियली गुड. कैसा है? बहुत ही अच्छा है, बहुत उत्तम है. इफ आई वर इन योर प्लेस, देखिए ये एक कंडीशनल सेंटेंस है. ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, इफ आई वर, अगर मैं होता, इन योर प्लेस यानी तुम्हारी जगह पर, आई वुड नेवर हैव कॉल्ड देम, मैं कभी भी उनको बुलाता नहीं. ये कंडीशनल सेंटेंस है, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं. ठीक है, ये सिर्फ हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, इसीलिए हमने बोला आई वुड नेवर हैव कॉल्ड देम, मैं कभी भी नहीं उन्हें बुलाता. नेक्स्ट देखिए, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, पड़ोसी होने के नाते हमारी ड्यूटी है कि हम सब मिलजुल कर रहें. इंग्लिश में हम कहेंगे देयर इज नथिंग गुड और बैड इन दिस. बीइंग अ नेबर इट इज आवर ड्यूटी टू लिव टुगेदर इन हार्मनी. देखिए देयर इज नथिंग गुड और बैड, और गुड और बैड मतलब
अच्छा या बुरा, ठीक है। देयर इज नथिंग गुड और बैड, मतलब अच्छा या बुरा कुछ नहीं है किसमें, इन दिस यानी इसमें। बीइंग अ नेबर, इसका मतलब है पड़ोसी होने के नाते, इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है, टू लिव टुगेदर, साथ में रहना, टुगेदर यानी साथ में, टू लिव यानी रहना, इन हार्मनी, हार्मनी क्या होता है, मिलजुल कर रहना, ठीक है। तो देयर इज नथिंग गुड और बैड इन दिस, बीइंग अ नेबर इट इज आवर ड्यूटी टू लिव टुगेदर इन हार्मनी। वो सब तो ठीक है, पर कुछ तो हुआ होगा ना जिसके कारण वो तुम्हें पसंद नहीं करते। फ्रेंड जो है वो बार बार पूछे जा रहा है कि क्या रीजन है कि वो तुमसे बात नहीं करते, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको, all that is fine, all that is okay, but there must be something that has happened which is why they don't like you। देखिए all that's fine मतलब सब चीजें ठीक है, बाकी सब ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब इसका मतलब है। but there must be something, must be something यानी जरूर होगा, वहां पर कुछ तो होगा। that has happened जो हुआ होगा, that has happened मतलब जो हो चुका है, हुआ होगा। which is why जिसकी वजह से, which is why का क्या मतलब होता है, जिसके कारण, जिसकी वजह से, due to which they don't like you, वो तुम्हें पसंद नहीं करते। अब फ्रेंड कहता है तुमको हमारे मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है, तुम्हें पता तो होगा ना कि दूसरों के मामले में अपनी नाक घुसाना अच्छा नहीं, तुम खुद जाकर उनसे क्यों नहीं पूछते कि उनको हम पसंद क्यों नहीं, या वो हमें पसंद क्यों नहीं करते। लंबा सेंटेंस है, धीरे धीरे करके समझते हैं। पहला देखिए, why are you so interested in our matter। क्वेश्चन है, I hope you know that it is not good to poke our nose in others' matters. Why don't you go and ask them yourself why they don't like us? अब समझते हैं, देखिए पहला पार्ट है, तुमको हमारे मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है। सो क्यों है, क्वेश्चन है, क्यों हम कैसे कहते हैं, वाई से, तो वाई से हमने सेंटेंस शुरू किया, वाई आर यू, क्यों तुम हो, क्या हो, सो इंटरेस्टेड, मतलब इतना इंटरेस्ट क्यों है तुम्हें, सो मतलब लगाया है इंटरेस्टेड के आगे, यानी इतना ज्यादा क्यों इंटरेस्ट है तुम्हें, किसमें, इन आर मैटर, यानी हमारे मामले में तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है, इतनी रुचि क्यों है। आई होप यानी मैं आशा करता हूँ या मैं सोचता हूँ, यू नो मतलब तुम जानते हो, दैट यानी कि, ठीक है, यहाँ लिंकिंग वर्ड है। अब क्या जानते हो कि इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं है, टू पोक आवर नोज इन अदर्स मैटर्स। देखिए व्हेन वी यूज दिस सेंटेंस, टू पोक आवर नोज, इसका क्या मतलब है, हमारी नाक घुसाना, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अपनी नाक मत घुसाओ दूसरों के मामलों में, ये मतलब है इसका। सो टू पोक आवर नोज इन अदर्स मैटर्स मतलब अपनी नाक को घुसाना, इंटरफियर करना किसी दूसरे के मामले में, अदर्स का मतलब है दूसरों के मैटर्स यानी मामलों में। अब आगे देखिए, वाई डोंट यू गो मतलब क्वेश्चन है, पूछ रहा है वो, तुम क्यों नहीं जाते, वाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं चले जाते, एंड आस्क देम मतलब उनसे पूछते, योर सेल्फ खुद मतलब तुम क्यों नहीं चले जाते और खुद क्यों नहीं पूछ लेते, क्या पूछना है, वाई दे डोंट लाइक अस, क्यों उन्हें हम पसंद नहीं। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, वाई आर यू सो इंटरेस्टेड इन आवर मैटर, आई होप यू नो दैट इट इज नॉट गुड टू पोक आवर नोज इन अदर्स मैटर्स, why don't you go and ask them yourself why they don't like us। अब जो समझदार वाला फ्रेंड है ना, वो समझाता है छोटी मोटी बातें तो सबके बीच में होती ही रहती है, अगर पड़ोसी मिलकर रहे ना तो बहुत सारे फायदे होते हैं। सही बात है, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, स्मॉल डिसएग्रीमेंट्स हैपन बिटवीन एवरीवन, इफ नेबर्स गेट अलोंग देयर आर मैनी बेनिफिट्स। स्मॉल मतलब छोटे, डिसएग्रीमेंट्स मतलब जहां पे हम अग्री नहीं करते, अग्री यानी सहमत होना, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं ना हम, अग्री होते तभी तो मिलाते हैं। डिसएग्रीमेंट्स क्या है, जब हमारी किसी से सहमति नहीं बन रही, हम अग्री नहीं कर रहे जो सामने वाला कह रहा है, ऑपोजिट हो गया अग्रीमेंट का। हैपन यानी होते हैं, बिटवीन यानी बीच में, एवरीवन यानी हर किसी के। इफ नेबर्स कंडीशन आ गई, अगर पड़ोसी, गेट अलोंग, टू गेट अलोंग मतलब मिलजुल कर रहते हैं, मतलब उनकी अच्छी बनती है, टू गेट अलोंग मतलब अच्छे से बनना एक दूसरे के बीच में। देर आर मैनी बेनिफिट्स, वहां क्या होते हैं, बहुत फायदे होते हैं, मैनी यानी बहुत, बेनिफिट्स यानी फायदे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप जब चाहें मदद के लिए उन्हें कॉल कर सकते हैं, जब आप अकेले या उदास फील कर रहे हो तो उनसे मिल सकते हैं, और बच्चों को भी खेलने के लिए नए दोस्त मिल जाते हैं या नए दोस्त वो बना सकते हैं। इंग्लिश में अब हम क्या कहेंगे, यू कैन कॉल देम एनी टाइम फॉर हेल्प, मीट देम व्हेन यू फील लोनली और सैड, एंड इवन किड्स कैन मेक न्यू फ्रेंड्स टू प्ले विद। यू कैन मतलब आप कर सकते हैं,
मान लीजिए मैं कहती हूँ आई कैन, मतलब मैं कर सकती हूँ। आई कैन डू समथिंग, मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, ये आप बता रहे हैं एबिलिटी। कैन और कुड जो है एबिलिटी को बताता है, आप क्या कर सकते हैं वो बताता है। तो अगर आप कहते हैं यू कैन, मतलब आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, यू कैन कॉल देम, मतलब आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप उन्हें बुला सकते हैं। एनी टाइम यानी किसी भी वक्त। फॉर हेल्प यानी हेल्प के लिए। यहाँ फॉर जो है प्रिपोजिशन है, इसका मतलब है हेल्प के लिए आप उनको बुला सकते हैं। मीट देम मतलब आप उनसे मिल सकते हैं। कब मिल सकते हैं, वेन यू फील लोनली। लोनली का क्या मतलब होता है, अकेला। जब आपको अकेलापन फील हो रहा हो ना, तब आप उनसे मिल सकते हैं। और सैड, या तो अकेलापन मिल रहा हो या फिर सैड हो, आप उदास हो, तब आप उनसे मिल भी सकते हैं। अब आगे देखिए, एंड इवन किड्स कैन मेक न्यू फ्रेंड्स। अब यहाँ पे भी एबिलिटी की बात करें, इवन किड्स यानी बच्चे भी, कैन मेक न्यू फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स बना सकते हैं। टू प्ले विथ, खेलने के लिए। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बनता है यू कैन कॉल देम एनी टाइम फॉर हेल्प, मीट देम व्हेन यू फील लोनली और सैड, एंड इवन किड्स कैन मेक न्यू फ्रेंड्स टू प्ले विथ। यहाँ पे कैन का जो यूज है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मॉडल है, इसमें प्रिपोजिशन भी है, मॉडल का भी यूज है। बहुत ही इजी है, समझने की बात है। कैन और कुड का अगर आपको यूज डिटेल में समझना है तो मेरे चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है, उसे जरूर देखिए। जैसे आपको कभी शहर से अचानक बाहर जाना पड़े तो आप अपने पड़ोसी को घर का ध्यान रखने के लिए कह सकते हैं, जिससे चोरी ना हो। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, फॉर इंस्टेंस इफ यू एवर नीड टू लीव टाउन सडनली, यू कुड आस्क योर नेबर टू कीप एन आई ऑन योर होम टू प्रिवेंट थेफ्ट। फॉर इंस्टेंस इसका मतलब होता है उदाहरण के लिए, जैसे, लाइक। आपको ये मैथ्स के अगर आप क्वेश्चन करते होंगे तो मैथ्स में हमेशा आता है फॉर इंस्टेंस, जैसे। ठीक है, इफ यू एवर नीड, इसका क्या मतलब है, अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है। इफ यू एवर नीड, नीड यानी जरूरत, एवर यानी कभी। टू लीव टाउन, टाउन छोड़ने की, शहर छोड़ने की, सडनली यानी अचानक से। यू कुड आस्क, आप पूछ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इसीलिए कुड का यूज किया, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। यू कुड आस्क योर नेबर, आपके पड़ोसी को, टू कीप एन आई। टू कीप एन आई उसका मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। ठीक है, टू कीप एन आई ऑन योर होम, आपके घर पर। टू प्रिवेंट थेफ्ट, चोरी से बचने के लिए। प्रिवेंट यानी रोकना, थेफ्ट यानी चोरी। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, फॉर इंस्टेंस इफ यू एवर नीड टू लीव टाउन सडनली, यू कुड आस्क योर नेबर टू कीप एन आई ऑन योर होम टू प्रिवेंट थेफ्ट। ऐसे ही अगर आपको ऑफिस से घर आने में लेट हो रहा हो तो आपके बच्चे पड़ोसी के यहाँ बैठ सकते हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, सिमिलरली इफ यू आर रनिंग लेट फ्रॉम वर्क एंड कान मेक इट होम ऑन टाइम, योर चिल्ड्रन कैन सिट एट द नेबर्स प्लेस। सिमिलरली, सिमिलर का क्या मतलब होता है, सेम, ऐसे ही। एक सिचुएशन आपने बताई, उसके जैसी ही दूसरी सिचुएशन है तो वो सिमिलर सिचुएशंस हो गई। सिमिलरली मतलब इसी तरीके से, ऐसी ही सिचुएशन। इफ यू आर रनिंग लेट फ्रॉम वर्क, देखिए टू रन लेट इसका मतलब है बिहाइंड शेड्यूल होना। आपको किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना था, किसी टाइम पर मीटिंग में पहुंचना था, आप नहीं पहुंच पाए, सो यू आर रनिंग लेट। ठीक है, इफ यू आर रनिंग लेट, अगर, यहाँ पे कंडीशन हो गई कि अगर आप लेट हो रहे हैं फ्रॉम वर्क यानी काम से, ऑफिस से घर आने में। एंड कान मेक इट होम, मतलब क्या है, इफ यू कान मेक इट, इसका मतलब है आप नहीं कर पाए किसी चीज को। अब यहाँ पे है कान मेक इट होम ऑन टाइम, मतलब घर पर नहीं पहुंच पाए समय पर। ऑन टाइम यानी समय पर, ऑन प्रपोजिशन है, टाइम, ऑन टाइम इसका मतलब समय पर पहुंचना। योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे, कैन सिट, बैठ सकते हैं, एट, कहाँ पर, इसके लिए प्रपोजिशन यूज हुई एट द नेबर्स प्लेस, पड़ोसी के घर पर। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, सिमिलरली इफ यू आर रनिंग लेट फ्रॉम वर्क एंड कान मेक इट होम ऑन टाइम, योर चिल्ड्रन कैन सिट एट द नेबर्स प्लेस। देखिए यहाँ पे बहुत सारी प्रपोजिशंस आई हैं, मैंने आपको क्लियर बताया है। मेक इट होम ऑन टाइम इसका मतलब समझाया है, मतलब आप टाइम पर नहीं पहुंच पाए घर पर। टू रन लेट मतलब लेट हो जाना किसी चीज में, स्पेशली मीटिंग्स वगैरह में लेट होते हैं तो हम बोलते हैं वी आर रनिंग लेट। तो प्रैक्टिस करिए, ये सारे जो भी सेंटेंसेस आज बताए हैं। आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आए होंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।